नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पुराने जमाने में जो राजे महाराजे हुआ करते थे, वो जब शिकार के लिए वनों में जाते थे, तो अपने चमचों की, अपने सहायकों की और जो ढोल नगाड़े बजा करके एक माहौल बनाते थे, चारों तरफ से घेर करके जिसको टारगेट किया जाता था, उसको कहीं एक जगह इकट्ठा करके, एक टारगेट पर पहुंचा करके गोली चलाते थे या जो भी तीर वगैरह चलाते होंगे बहुत पुराने ज़माने में, तो वो पूरी एक टीम लेकर के अपने सहायकों की और अपने चमचों की मैदान में जाते थे। कभी-कभी रात को शिकार होते थे, कभी-कभी दिन में शिकार होते थे। वैसा ही कुछ आजकल हम देखते हैं, पूरा इकोसिस्टम और जो चाटुकार मंडली है, जिसमें बड़े-बड़े स्वनाम धन्य चेहरे हैं, वो सब हांका लगाना शुरू करते हैं किसी भी चुनाव से पहले। 1 महीना 2 महीना पहले, कभी-कभी 3-3 महीना पहले हांका लगाना शुरू करते हैं, एक माहौल बनाते हैं और अलग-अलग जगहों पर पहुंच करके मैदान में पहले से एक माहौल क्रिएट करते हैं। और ये हमने कई बार देखा है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। उत्तर प्रदेश में तो जब-जब लोकसभा चुनाव होते हैं या राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो ये पूरा जो हांका लगाने वाली मंडली है, चाटुकार मंडली है, ये काफ़ी समय पहले से ही वहाँ डेरे तंबू गाड़ देती है और फिर प्रयास करती है कि साहब इस बार तो उखाड़ ही दिया जाए। 2014 में भी ये हुआ, 2017 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ। चारों चुनाव में इनको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों को आंशिक सफलता मिल गई। इनको मिली या जो दुष्प्रचार किया गया था, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, वो खटाखट ₹8,500 हर महीने की पहली तारीख में आप लोगों के खाते में आ जाएँगे। उन सब का आप दुष्प्रभाव मानिए या जो हिंदुओं का जातियों में विभाजन मान लीजिए, कुछ भी मानिए, पर भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें घट गई और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें हो गई, कांग्रेस पार्टी की भी 6 सीटें हो गई। उसके बाद आप देखिए कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, तो हरियाणा में ये पूरा टिड्डी दल जमीन पर उतर चुका था और तब के इनके सब यूट्यूब चैनल ज़रा देख लीजिए, एक नज़र मारेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लोगों से बात करके अपने चैनलों पर एक पूरा वातावरण बना रहे थे, न केवल हरियाणा के भीतर बल्कि हरियाणा के बाहर भी। और इन्होंने मान कर के रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी, हल्ला मचाना शुरू किया था, वातावरण निर्मित करने का एक पूरा अभियान शुरू किया था कि भई 10 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब तो इनको हटना ही है, कांग्रेस को आना ही है और हमें नरेंद्र मोदी की पराजय इसको बता कर के हल्ला मचाना ही है। और इनका विश्वास इसलिए भी जम गया था क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर दिया गया था। इनको लगता था कि अगर जाटों को एकजुट कर लिया कांग्रेस ने, तो सरकार बन जाएगी। पर जो लोग यहाँ से दिल्ली से जाते हैं अलग-अलग राज्यों में, उनको धरातल पर क्या हो रहा है, किसी एक जाति को आप आगे करके, किसी जाति विशेष के नेता को आगे करके
जब आप जंग जीतने की कोशिश करते हैं, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिवर्स भी होता है, ये इनको पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ करके उसकी अनदेखी करते हैं। और वहां तीसरी बार हरियाणा में ऐसा ही हुआ विधानसभा चुनाव में। 2014 की तो मैं नहीं कहता, पर 2019 और 2024 में वही हुआ, रिपीट हुआ। जाट बनाम गैर जाट, और उसका नतीजा सबके सामने है। आपको याद होगा जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, तो 9:30-10 बजे के आसपास ये आशुतोष जो है ये आ, आज तक पर बैठे हुए थे, और शहजाद पूनावाला भी थे। शहजाद पूनावाला ओबी वैन के जरिए अपने दफ्तर से जुड़े हुए थे, बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए थे, ये स्टूडियो में बैठे हुए थे अंजना ओम कश्यप के साथ। और जब शुरू में तो सबको लग रहा था कि जो एग्जिट पोल आए हैं वैसा ही कुछ इस समय जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं, वो उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार तो ये हुआ कि कांग्रेस की सीटें, जो रुझान थे वो 76 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी 10 और 15, 10 और 20 के बीच में कहीं झूल रही थी। तो इनका उत्साह, इनके चेहरे की रौनक, इनकी आंखों की चमक, वो सब देखने के लायक थी। और कांग्रेस मुख्यालय में भी ढोल बजने शुरू हो गए थे। पवन खेड़ा जैसे जो लोग हैं, जिनको कुछ ज्यादा ही अब इज्जत मिल रही है, पता नहीं किन कारणों से। ये शीला दीक्षित के पीए हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन ये जो मीडिया से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को भी जलेबी भिजवाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ ये सबको हमारे आपके सबके सामने है। तो आशुतोष आज तक के स्टूडियो में बैठ कर के ये कह रहे थे, जब मामला रिवर्स हुआ और अचानक भारतीय जनता पार्टी ऊपर जाने लगी और कांग्रेस नीचे आने लगी, तो उन्होंने कहा कि साहब किसी एक आध जगह पर तो बैलेट बॉक्स जो हैं वो कहीं से लाए जा सकते हैं, यानी बदल करके रखे जा सकते हैं, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश में ही ये दिखाई दे रहा है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे चुनाव आयोग के जरिए पूरा खेल ही कर दिया है। और यही शहजाद पूनावाला ने आशुतोष को दबोच लिया, गर्दन से दबोच लिया। गूं गूं करते रह गए, बॉल नहीं निकल रहे थे, और शहजाद पूनावाला ने उनको चुनौती दे दी और ये पूछा कि आप राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से यहाँ बैठे हैं, या कांग्रेस के चाटुकार या प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए, कांग्रेस के नेता के रूप में बैठे हुए हैं, जो अभी से आपने इस तरह के एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो बाद में कांग्रेस ने भी, चूंकि कांग्रेस जो है वो गवर्न हो रही है इसी इकोसिस्टम से, इसमें रवीश है, इसमें बरखा से लेकर के राजदीप सरदेसाई है, अभिसार, और ये अजीत अंजुम से लेकर के तमाम वो चेहरे हैं जो पता नहीं किन कारणों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य लगातार ये मुहिम में लगे रहते हैं। तो कई बार तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, और विपक्ष के भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि यही असली विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं मोदी विरोधी, वो तो कई बार इतनी वोकल नहीं दिखाई देती है, शायद इनसे प्रेरणा लेकर के वो वोकल हो जाती है। मैं 2-3 और बातें आपके सामने रखूंगा, तो चीजों को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत बदजुबानी की है, और कुछ हद से ज्यादा अति आत्मविश्वास के शिकार दिखाई दे रहे थे। उनको पता नहीं था कि वो अति आत्मविश्वास में क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या बक रहे हैं।
एक बार बहुत बदजुबानी करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इस बार ये नरेंद्र मोदी बच करके नहीं निकल पाएगा और ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। एक बार लोकसभा ये जब नतीजे आ गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो लोकसभा में खड़े होकर के इन्होंने कहा कि इस बार तो हम गुजरात में ही इन्हें हराएंगे, यानी विधानसभा चुनाव में इनको पटखनी देंगे। इस तरह की लैंग्वेज। आपको याद होगा जब हाथरस में एक दलित युवती के साथ एक हादसा हो गया था, तो ये पूरी बारात लेकर के हाथरस गए थे। मीडिया की एक पूरी टीम लेकर के गए थे। सैकड़ों चैनलों के कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स को लेकर के बहन भाई वहां पर गए थे। तो वो जो हाका लगाने वाली बात मैं बता रहा था, जो पुराने जमाने में एक माहौल बनाने के लिए, घेरने के लिए, अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए जो चाटुकारों की पूरी मंडली लेकर के चलता थे पुराने राजे महाराजे, तो वैसा ही आलम इनका था उस समय। इस बार हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं और वो रिजल्ट आने के बाद वो एक महाराष्ट्र से आते हैं अशोक वानखेड़े। उन्होंने तो केसी वेणुगोपाल के बारे में जितनी अभद्र टिप्पणियां की हैं अलग अलग चैनलों पर और यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए, वैसा तो मुझे कभी स्मरण ही नहीं होता है कि आपका काम तो एक्चुअल में कांग्रेस की चाटुकारिता करना है। और कई बार आपको ये वहम भी हो जाता है कि हम ही कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं या हमारे ही बताए रास्ते पर वो चल रही है। लेकिन जब इस तरह के रिजल्ट आए और जब आपको झटका लगता है, आपको लगता है कि जो हमने प्लानिंग कर रखी थी, जो हमने योजना बना रखी थी कि हरियाणा में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर करके उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करेंगे और कहेंगे कि बस अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी की। तो वो तो हो नहीं पाया। तो इन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को ही, केसी वेणुगोपाल को ही पता नहीं क्या-क्या कहना शुरू कर दिया कि साहब अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो टिकट दिलवाने में लगे हुए थे, तमाम तरह की बातें। अभी इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और 4 नवंबर को इनको कोर्ट में पेश भी होना है। मानहानि का मामला है और कुछ दूसरे मामले हैं, उन धाराओं में इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये महीनों पहले डेरे तंबू लेकर के वहाँ मजमा लगाते थे और जगह-जगह माइक लेकर के घूम करके लोगों से बात करके एक माहौल बनाने की कोशिश करते थे। जिस तरह इन्होंने हरियाणा में भी कोशिश की, उस तरह ये अभी झारखंड और महाराष्ट्र नहीं गए हैं। क्या उत्साह ठंडा हो गया है? या इनको लग रहा है कि अगर हरियाणा में 10 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन के बावजूद निरंतरता में वहां की जनता ने तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है, तो फिर झारखंड में तो एक तरीका का कुशासन ही हुआ है। वहां के तो मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाला था। महाराष्ट्र में भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो 2-2 कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार हुए थे। संजय राउत भी गिरफ्तार हुए थे और वो दोनों पूर्व मंत्री तो 1 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। संजय राउत भी 103 दिन तक जेल में रहे थे और वहां तो उस समय पाल घर से लेकर के बहुत सारी घटनाएं हुई थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर रुक जाने का प्रायश्चित मतदाताओं के मन में अगर हरियाणा में था, तो फिर ये झारखंड में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी भद पिटे। दूसरी बात,
अशोक वानखेड़े के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई, और जाहिर है ये सब बिना ऊपर के इशारे के और कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पर तो नहीं हुई होगी। तो इस बार मैं देख रहा हूं कि चाहे अशोक वानखेड़े हों, चाहे आपके अजीत अंजुम हो, अभिसार हों, बरखा हो, रवीश हों, जितने भी ये आशुतोष से लेकर के सारे, ये बहुत ही नियोजित तरीके की चुप्पी साधे हुए हैं। यानी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और इनको लगता है कि राजदीप सरदेसाई वगैरह को भी इनको लगता है कि हम एक माहौल बनाते हैं, हाका लगाते हैं, हर बार एक माहौल बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीत जाती है। और जो शिकार करने की जिसकी जिम्मेदारी है हमारे माहौल बनाने के बाद, वो हर बार चूक जाता है, या ये कहें कि वो निशाना लगाने में सक्षम ही नहीं है। तो इस बार अभी तक तो कम से कम ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार हमें लगता है कि वो एक कहावत है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक मार मार करके पीता है। तो लगभग ये जो कांग्रेस का और वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम है, इस बार ये छाछ भी फूंक मार मार करके पी रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।